हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू डॉक्टर सौरिक्स क्लासेस। अभी जो है कि बहुत एक इमरजेंसी टाइम में कुछ डिमांड और कुछ रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने फिर से वीडियो रखना शुरू किया हूँ। और अभी ऐसा देखा जाए कि एग्ज़ाम सामने है, इस रिगार्डिंग हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे। इसमें ऐसा होगा कि आप लोग जो सामने एग्ज़ाम देने वाले हो इनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट तरीके से पढ़ाई करो, बट एक बात यह भी है कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन और हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स, इसके लिए हम कुछ स्पेशल कुछ क्लासेस मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो आप लोग कैसे करेंगे कि जो हमारे जो वीडियोस है, मेरा जो वीडियो है इसको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा और हम लोग कुछ ऐसे 10-12 दिन का कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिसमें पर्टिकुलरली एक तो सेकेंड ईयर को मैं पर्टिकुलरली कहूँगा कि 10 to 12 डेज बहुत अटेंटिवली अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको लगभग बहुत सारे आइडियाज़ तैयार हो जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, जो अभी इतना प्रिपेयर्ड नहीं हो इनके लिए ये ऐसा रहेगा कि यू कैन गेट अ वेरी गुड बैकअप फ्रॉम दिस वीडियोस। और आगे जो है कि हम लोग इसका डिस्कशंस और आगे करते रहेंगे। इस वीडियोस में कुछ मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक वाइज कुछ ओवरव्यूज़ देने की, और उसके बाद जो है कि टॉपिक वाइज कुछ एक्सप्लेनेशंस देने की। तो वन आफ्टर अनदर ये जैसे तैयार होगा आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन का जो सिलेबस है हमारे, तो ये सिलेबस जो है सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है मैं इससे शुरू करूँगा। ये जो सेकेंड BHMS है इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए थ्योरी जो है ये 29 से 104, जबकि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ये सिलेबस भी आपके इंक्लूडेड है इसके साथ। तो उसमें जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था तो वहीं से एक बार देख लेते हैं। आपको ये पढ़ना है। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको एक आउटलाइन बनाएंगे इसकी, इस सिलेबस को किस तरीके से कम समय में कैसे आइडिया तैयार कर लिया जाए। और पढ़ना तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ जो है ना आपको डिटेल्स ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो है कि देखो फर्स्ट BHMS का जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का सिलेबस है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो प्री हिस्टोरिक मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन, हिंदू मेडिसिन एंड रेनेसा, मतलब हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन जो है ये पूरा है इसके अंदर। और हैनीमैन लाइफ का शॉर्ट हिस्ट्री है, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। इसके साथ और भी कुछ स्टॉलवर्ड्स का हिस्ट्री है, जैसे लाइफ हिस्ट्री, जैसे कि बोनिंग हुसैन, डॉक्टर JT केंट, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकर। और इंडिया में और USA में क्या हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी एंड यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी चीज़ है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी दैट इज़ द कार्डिनल प्रिंसिपल्स। इसके साथ जो है कि हेल्थ डिजीज़ और क्योर के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूरी है। एंड द डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, ये जो एडिशंस एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ हेलमेंस ऑर्गन है। इसके बाद लॉजिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक के बेसिक आइडिया। और साइकोलॉजी में जैसे कि बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर, इंटेलिजेंस, different concepts, basic concepts of sensations, emotion, motivation, personality, anxiety, conflict, frustration, depression, fear, psychosomatic manifestations and dreams, मतलब साइकोलॉजी का एक बेसिक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और एफोर्जन नंबर 1 to 28 ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज द मेन पार्ट। एफोर्जन नंबर 1 to 28 से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। एंड अदर देन दैट होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस। अब ये फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है इसके साथ सेकेंड ईयर का सिलेबस जोड़ के सेकेंड ईयर का आपका एग्जाम में आएगा। तो 29 to 104 एफोरिज्म रहेगा। इसके साथ जो है कि JT केंट का चैप्टर नंबर 1 to 17, 23 to 27, 31 to 33, तो इतना चैप्टर्स है। स्टुअर्ट क्लोज का जो चैप्टर है 8, 9, 11, 12, एंड H रॉबर्ट का जो चैप्टर्स है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20। तो ये जो है जो कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 29 से 104 तक से कॉरेस्पॉन्ड होगा। और इसके साथ जो है कि सिम्टोमेटोलॉजी ये ज़रूरी है। फिर कॉजेशंस, कौन कौन सा कॉजेशन है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, फंडामेंटल एक्साइटिंग मेंटेनिंग कॉज, केस टेकिंग के बारे में डिटेल्स है।
और केस प्रोसेसिंग ऐसे एनालिसिस, इवैल्यूएशन, मैथमेटिक डायग्नोसिस, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कैसे हम एक केस को प्रोसेस करते हैं, कैसे हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन तक पहुंचते हैं। तो ये सारे हैं एक इन एन ओवरव्यू किया कि ये सिलेबस है हमारे प्रैक्टिकल और क्लिनिकल में। जैसे कि आपका क्लिनिकली आपको हर कोई स्टूडेंट को 10 एक्यूट केसेस तैयार करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो है कि 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है 15 मार्क लॉजिक से आएगा, साइकोलॉजी से 15 मार्क्स आएगा, फंडामेंटल्स जो है कि 1 to 104 दैट इज 50 मार्क वहीं से आएगा, और होम्योपैथिक फिलोसफी से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिकल इंक्लूडिंग वाइवा, इसमें केस टेकिंग और केस प्रोसेसिंग में 40 मार्क्स है, तो उसमें आपको बेड साइड में एक केस देखना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड और जर्नल, जिसमें जो केस टेकिंग का जो रिकॉर्ड है और एक कोई प्रोजेक्ट या कोई जर्नल आप इसके साथ कर सकते हो। एंड ओरल उसके लिए 10 मार्क्स रहेगा, और ओरल के लिए जो है कि 50 मार्क्स ओरल के लिए रहेगा, तो टोटल दैट इज 100 मार्क्स, है ना। तो अभी जो है ना सेकेंड ईयर के जो ये रहा सेकेंड ईयर के सिलेबस। मैं जस्ट इन माय नेक्स्ट पार्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर का ये जो सिलेबस है, अब इतने इस सिलेबस को हम लोग कैसे किस टाइप का फ्रेमवर्क करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज का जो पढ़ाई का फ्रेमवर्क होगा, वो फ्रेमवर्क जो है हम लोग ऐसा करेंगे कि एक तो सबसे पहले आप देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि 104 तक 1 to 104 तक जो एफोरिज्म्स है, इस एफोरिज्म्स को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। पहले कुछ मेन पार्ट आप समझ लो, पहले आपका स्टडी का जो पर्टिकुलर एक प्लानिंग होगा। तो सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो कि आप सबसे पहले ऐसा करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैनीमैन का बायोग्राफी, ठीक है, नोट डाउन करो हैनीमैन का बायोग्राफी। इसको क्योंकि ये देखो ये बेसिकली क्वेश्चंस आता है बहुत, इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन, तो इसलिए ये जरूरी है। दूसरे पॉइंट है कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैं थोड़ा बहुत इस लेवल में जाऊंगा कि देखो इतने बड़े सिलेबस है, ये 10 दिन 15 दिन में ये क्या कैसे कंप्लीट होगा। तो कुछ सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि पिछले 5-10 साल में जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, या कुछ ऐसा चैप्टर्स होते हैं जो दूसरे चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करें पहले। क्योंकि ये मेरा ये वीडियो का मकसद ये है कि कैसे जो है कि मेन चीज़ को कैसे तैयार करें। और कुछ ऐसे एफोरिज्म्स है जो एफोरिज्म जो है कि दूसरे एफोरिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 26 एफोरिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट देन 25 एफोरिज्म। है तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 26 एफोरिज्म में जो लॉ लिखा है उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जो है ना उसको रट के रखना पड़ता है। तो कुछ एफोरिज्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ चैप्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अलग से छांट लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि मैंने शुरू किया था ऐसे आप नोट डाउन करो। सबसे पहले आप एक मोर और लेस एक जॉट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैनीमैन्स बायोग्राफी, ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद आप देखो कि द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, है ना, तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी टॉपिक लिखो आप, ठीक है। तीसरे जो पॉइंट है, तीसरा टॉपिक जो अपन करेंगे वो है एडिशंस ऑफ ऑर्गन, डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गन, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा जो है कि हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के बारे में एक ओवरव्यू लेक्चर अपन रखेंगे। तो 4th पॉइंट हो गया हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। 5th पॉइंट हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया एंड अब्रॉड, मतलब जैसे कि यूएसए और यूरोप का अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था ना, तो वो चैप्टर्स हम कवर करेंगे। एक बार सिलेबस में ही आ जाते हैं ताकि आप लोग का सुविधा हो। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि लाइफ हिस्ट्रीज के बारे में हम आपको शॉर्टली छोटा छोटा वीडियोस हम 4 ये जो जितने से लाइफ आप देख रहे हो, इनके बोनी होसन, केंट हेरिंग, राजेंद्र दत्ता, एमएल सर का शॉर्ट वीडियो आपके लिए रख देंगे। नेक्स्ट है कि आपका लॉजिक,
व्हाट इज़ लॉजिक, व्हाट इज़ इंडक्टिव लॉजिक, व्हाट इज़ डिडक्टिव लॉजिक, उसका एकदम बेसिक बस 2-3 मिनट में हम इसको आपके सामने रखेंगे, या 4-5 मिनट का छोटा वीडियो रहेगा। इसके बाद आएगा साइकोलॉजी का जो बेसिक्स है। देखो साइकोलॉजी के बारे में जो सारे छोटे छोटे चीज़ है, इसके बारे में जस्ट ओवरव्यू हम रखेंगे। और इसके साथ साथ जो है कि नाउ कमिंग टू द एफोरिज्म्स है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो सबसे पहले जो 3 टॉपिक हमने बताया कि बायोग्राफी ऑफ एनिमल और आपका जो कौन सा बताया था, कार्डिनल प्रिंसिपल्स एंड एडिशंस ऑफ ऑर्गन, ये 3 जो है ये आपको कोई रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रेफरेंस बुक चाहे आप ए के दास का बुक पढ़ लो, चाहे नगेंद्र बाबू का पढ़ लो, चाहे मंडल सर का बुक पढ़ लो, कोई भी बुक से आपको रेफरेंस बुक से आप ये पढ़ सकते हो। हालांकि हैनीमैन का बायोग्राफी जो है कि जितना बड़ा करो, रिचर्ड हेल का बुक है, ट्रेवर एंड कुक का बुक है, टी.एल. ब्रैडफोर्ड का बुक है। सो दीज आर ऐसे स्टडीज़ में हम लोग डिटेल्स में जाएंगे जब हम आराम से स्टडी करेंगे, साल भर का टाइम रहेगा। तो ये जो है कि इस समय में लास्ट मोमेंट सजेशन जो है, गो फॉर एनी बुक्स। तो दीज 3 टॉपिक्स ये आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ो। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ गोइंग टू द फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 1 to 28 का जो टॉपिक है ना। एफोरिज्म नंबर 1 to 28। अब एफोरिज्म्स में आ जाओ, मैं एकदम सीधे 1 to 28 नहीं, एकदम 1 से लेके 104 तक जो टॉपिक में अपन डिवाइड कर सकते हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ लेंगे। और उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम लोग एक के बाद एफोरिज्म्स को भी सीक्वेंसली पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियोज़ को एक के बाद एक ओवरव्यूज वीडियो जो है इसको फॉलो करोगे तो आपका बहुत जल्दी ये चीज़ तैयार भी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो एफोरिज्म नंबर 1, मिशन ऑफ द फिजिशियन। तो टॉपिक है आपका व्हाट इज मिशन ऑफ द फिजिशियन, है ना। एक्सप्लेन मिशन ऑफ द फिजिशियन, ऐसे सारे क्वेश्चन आएगा। ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, ये एफोरिज्म नंबर 2 से है। तो आइडियल क्योर किसको बोलते हैं और हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जो है एफोरिज्म नंबर 2 से हमको मिलेगा। पॉइंट एफोरिज्म नंबर 3 से जो है कि एक नेक्स्ट टॉपिक है कि क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन और नॉलेज ऑफ फिजिशियन और रिक्वेसाइट क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन। तो जनरली हम लोग ये क्वालिफिकेशन ऑफ फिजिशियन का जो टॉपिक है, इससे हम लोग एफोरिज्म नंबर 3, 4 एंड 6 ये 3 एफोरिज्म से हमको ये मिल जाता है। ओके सो इसको फॉलो करते हुए हमको ना रेफरेंस बुक भी फॉलो करना पड़ेगा। मैं उस रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसको देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ द एफोरिज्म। बट हम लोग क्या है ना, ऑर्गेनन को बेस रखते हुए हम लोग रेफरेंस बुक पर इसके बाद में जाएंगे। तो वेयर गो फॉर द रेफरेंस बुक ऑब्वियसली फॉर द कैसे आपको लिखना कैसा है, कैसे आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ एग्जाम, थ्योरी एग्जाम में, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कि कॉज ऑफ द डिजीज। तो 3 कॉज है, एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज एंड फंडामेंटल कॉज। ये टॉपिक आपका एफोरिज्म नंबर 5 से आएगा। ठीक है, आप लोग टॉपिक नोट करते जाना, मैं जैसे बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो एफोरिज्म नंबर 5 से और 7 से आएगा जो कॉज ऑफ द डिजीज। ओके, नेक्स्ट है कि आपका सिम्टम्स एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ये एफोरिज्म नंबर 6, 7, 8, 11, 17, 18 ये सारे एफोरिज्म्स को इन रेफरेंस पे आएगा। लेकिन अगर एकदम क्रीमली देखा जाए तो व्हाट इज सिम्टम, सिम्टम को आपको कैसे मिलेगा, पेशेंट में क्या देखना है, दिस सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स एफोरिज्म नंबर 6 से मिलेगा और एफोरिज्म नंबर 7 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बारे में मिलेगा। एडिशनली एक वेरी कुछ इम्पोर्टेंट छोटा शॉर्ट नोट है, ये भी आपको बता दूँ कि थ्योरेटिक मेडिसिन करके शॉर्ट नोट एफोरिज्म नंबर 1 का फुट नोट से मिलेगा। कॉजा प्राइमा कॉजा मोरबाई ये आएगा एफोरिज्म नंबर 6 का फुट नोट से, और इंडिस्पोजिशन आएगा एफोरिज्म नंबर 7 का फुट नोट से, और एफोरिज्म नंबर 150 से, जो कि अभी आपका सिलेबस सेकेंड ईयर का सिलेबस के बाहर है, थर्ड ईयर का सिलेबस में है, फाइनल ईयर में है। और आपका अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर करके एक आता है शॉर्ट नोट, तो ये दिस इज फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 6। ओके, एंड प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ ये अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है आपका एग्जाम में, दैट इज फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 4। तो अभी तक जो है कि एफोरिज्म नंबर 1 से लेके 7 तक हमने
जो डिस्कशन किया, इसमें हमारा टॉपिक आ रहा है एफोरिज्म नंबर 1 जो है मिशन ऑफ द फिजिशियन, ये टॉपिक है। एफोरिज्म नंबर 2 हेरिस्टाइटल ऑफ क्योर। एफोरिज्म नंबर 3, 4 एंड 6 requisite qualification of physician. Aphorism number 5, that is cause of the disease. Also 7 cause of the disease. एंड कुछ लिखा है 7 में कॉज ऑफ मेंटेनिंग कॉज के बारे में है। 3 कॉजेस होता है, एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज, मेंटेनिंग कॉज, तो 7 में वो है। और एफोरिज्म नंबर 6 एंड 7 सिम्टम्स एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम, तो वेरी क्लियर। तो ये सारे 5 टॉपिक जो है ये आपको इतने ही एफोरिज्म से मिल जाएगा। इसके ऊपर जो है छोटा छोटा हम लोग डिस्कशन रख लेंगे। नेक्स्ट है कि एफोरिज्म नंबर 8 का एक फुटनोट है कि उसमें हुपलैंड्स कमेंट दिया है। हुपलैंड जो थे एलोपैथिक बहुत बड़े फिजिशियन थे, बट हैनीमैन के अगेंस्ट उन्होंने कमेंट किया था कुछ, तो उसके बारे में 8 एफोरिज्म का फुटनोट पे दिया है। नेक्स्ट हम लोग जब जाते हैं 9, 10, 11, 12, ये चारों एफोरिज्म वाइटल फोर्स के विषय में है। और हम लोग क्या ना अलग एफोरिज्म, आई रिपीट दैट ईच एंड एवरी एफोरिज्म को अलग अलग पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए कौन सा टॉपिक में कौन सा एफोरिज्म आएगा ये एक के बाद एक सीक्वेंस पे हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप कंटिन्यू देखोगे तो एंड तक देखो, तो इसमें जो है ना 104 तक हो जाएगा। देखो एक तो है कि 9, 10, 11, 12 दिस इज द वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स, रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, दैट इज इन 9 and 10, role of vital force in disease in 11, and role of vital force in cure in 12. So this is the very important topics up to aphorism number 12. Next let us continue. इसके बाद 13 to 25 लगभग जो है कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है। इससे कुछ बिग क्वेश्चंस ऐसे नहीं आता, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें एफोरिज्म नंबर 16 में एक बात लिखा हुआ है कि जो आपका मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, इट एक्ट्स टू द सेंटिएंट फैकल्टी ऑफ द नर्व्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये भी है कि अपना जो वाइटल फोर्स है एंड द मेटेरियल बॉडी, ये जो है ना एक साथ बहुत अच्छे से एनिमेट होकर रहता है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। एफोरिज्म नंबर 15 में है। और 14 एक बहुत इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, जहाँ पे छोटा सा एक बात ये भी लिखा है कि दुनिया में जितने सारे क्यूरेबल डिजीज होता है ये सिम्टम्स जरूर देता है। अगर क्यूर मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, ये काम पे आता है कि कभी कोई आंसर के लिए जो है ना ये काम पे आता है। सो आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो बिग क्वेश्चंस जो है, यह बड़ा टॉपिक जो है एफोरिज्म नंबर 26 से आता है। 26 दैट इज द नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, द टॉपिक इज नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। ये एफोरिज्म नंबर 26 में है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑफन इट इज़ आस्क्ड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरा होम्योपैथी जो है इस नेचर्स लॉ पर बेस है, और इसलिए क्या हमको इस नेचर्स लॉ को एकदम रट्टा मार के रखना पड़ता है, और ज़रूरी भी है ये। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 29। मैं हर कोई एफोरिज्म को इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अपन टॉपिक पे जा रहे हैं। ओके, तो 29, हाउ होम्योपैथिक क्योर टेक्स प्लेस, है ना, मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर, ये एफोरिज्म नंबर 29 में है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मेडिसिन देने के बाद कैसे होम्योपैथिक क्योर होता है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एफोरिज्म नंबर 31, 32, 33 को देख सकते हैं अपन, जिसमें ससेप्टेबिलिटी है। तो व्हाट इज ससेप्टेबिलिटी? बेसिकली स्टुअर्ट क्लोज, रॉबर्ट एंड केंट, ये तीनों जो फिलोसफी है वहाँ से भी हम ससेप्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। लेकिन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में 31, 32 एंड 33 ये 3 एफोरिज्म में ससेप्टेबिलिटी है। एंड दिस ससेप्टेबिलिटी, इसमें ससेप्टेबिलिटी इन पार्ट ऑफ डिजीज एंड ससेप्टेबिलिटी इन मेडिसिन, और डिजीज कैन एक्ट कंडीशनली एंड मेडिसिन कैन एक्ट अनकंडीशनली। 31, 32, 33 ये लिखा है। और इसके बाद का जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग देख सकते हैं कि एफोरिज्म नंबर 35 से 40। जिस 35 से 40 में ये टॉपिक है कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट। तो इसमें 3 कंडीशंस जो दिया हुआ है, एक 36 एफोरिज्म में, 38 एफोरिज्म में, एक 40 एफोरिज्म में। और ये जो 3 कंडीशंस है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट। एक्चुअली छोटा सा एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हैनीमैन ने नेचर में ये देखा था कि 2 डिसिमिलर डिजीज अगर मीट होता है तो क्या रिजल्ट होता है इसके, ये हमारे सामने एफोरिज्म नंबर 35 से 40 के बीच में ये रख दिया। और इसके बाद उन्होंने ये भी जब देखा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू सिमिलर डिजीज मीट,
तो ये भी हमको एफोरिज्म नंबर 43 से लेके एफोरिज्म नंबर 49 तक ये बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। और उसमें हमको ये पता लग जाता है कि जब कोई सिमिलर डिजीज मीट होता है तो कंप्लीट क्योर होना पॉसिबल है। आगे देखते हैं कि और क्या क्या ये कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एफोरिज्म्स एंड द टॉपिक इज वी कैन गो फॉर आपको एफोरिज्म नंबर 40। हाँ, एक दो शॉर्ट नोट इम्पोर्टेंट है इस बीच में, जैसे कि 40 है। 40 जो है कि कॉम्प्लेक्स डिजीज और डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज ये बहुत कॉमनली ये आता है। एंड वी कैन गो फॉर 41 जहाँ पे मास्क वेनरल डिजीज के बारे में कहा गया, दैट इज ऑल्सो कॉमनली आस्क फुट नोट, सॉरी शॉर्ट नोट। ओके, इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, एक चीज़ और मैं मिस कर गया था। एफोरिज्म नंबर 17 में एक मोरल रेमेडी करके ये शॉर्ट नोट में आता है। बस अब जस्ट ये वीडियो हमारे सिर्फ टॉपिक को नोट करने के लिए, बस एक बार टॉपिक आपका नोट हो जाए ना तो 1 से 104 तक जो भी चीज़ें हैं ये आपका आइडिया बन जाएगा कि ये सारी चीज़ है इसके अंदर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली पढ़ लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वी कैन गो फॉर एफोरिज्म नंबर 52 से अगर शुरू करें, क्योंकि अब जो है कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें होम्योपैथी, एंटीपैथी, आइसोपैथी एंड एलोपैथी, ये 4 मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया है। ये 52 से लेके 61 तक है। ओके, तो 52, 53 में होम्योपैथी के बारे में है, 53, 54 में होम्योपैथी के बारे में है। और 52 देखा जाए तो एलोपैथिक के बारे में कुछ कहा गया है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है एलोपैथी में, ये भी 52 में है। और 56 है एंटीपैथी के बारे में, 56 का फुट नोट है आइसोपैथी। और जो बाकी जो है कि 55 और इसके बाद 56 के बाद से जो एंटीपैथिक ट्रीटमेंट का जो हैज़ार्ड है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट का जो हैज़ार्ड है, ये 61 तक दिया गया है। सो दीज आर द एफोरिज्म्स। थोड़ा बहुत भी आपको याद रहे ना, तो जैसे कि 52 से शुरू हुआ है फिर 61 तक है, और 1-2 56 का फुट नोट पे आइसोपैथी है, तो ये सारी चीज़ याद रखने से ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक, अच्छा अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, ये टॉपिक क्या, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें 4 मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, होम्योपैथी, एलोपैथी, एंटीपैथी, आइसोपैथी, यही चीज़ अभी हुआ। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्राइमरी एक्शन है, सेकेंडरी एक्शन, जिसका टॉपिक हम कहते हैं कि एक्शन ऑफ मेडिसिन। सो दिस इज फ्रॉम एफोरिज्म नंबर 63 एंड इट गोज टू एफोरिज्म नंबर 66 बेसिकली। एंड प्राइमरी एक्शन क्या है, सेकेंडरी एक्शन क्या है, उसके बाद सेकेंडरी काउंटर एक्शन क्या है, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ जो है कि हम लोग ये देखेंगे इस एफोरिज्म में, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग देख सकते हैं कि एफोरिज्म नंबर 70 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एफोरिज्म, जहाँ पे लगभग एक सामरी कर दिया गया कि ये डिजीज़ क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, तो और सिमिलर मेडिसिन मतलब होम्योपैथी क्या होता है, एंटीपैथी क्या होता है, आइसोपैथी क्या होता है, एंड एलोपैथी क्या होता है, ऐसे है। सो एफोरिज्म नंबर 70 वी गेट सम 5 पैराग्राफ्स। ओके, सो वी गेट द ऑल दिस थिंग इन अ जिस्ट है। तो 1 से 69 एक थियोरेटिकल पार्ट जो है इसके बारे में, एक जिस्ट। और होम्योपैथी इसके अंदर सबसे एफिकेसियस और सबसे बेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, ये एफोरिज्म नंबर 70 में कहा गया है। सो दिस इज एक्चुअली 1 to 70 है थियोरेटिकल पार्ट, 71 से रेस्ट ऑफ द ऑर्गन है प्रैक्टिकल पार्ट। अब हमारे जो है कि 1 से 28 तक फर्स्ट ईयर का सिलेबस में है, और 29 से लेके 104 तक सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो अब देखते हैं इसके बाद जो है ना 71 से फिर एक दूसरा टॉपिक आता है, ठीक है। तो 71 जो है कि 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर, तो ये 71 में आपको है। और बाय द बाय 2-3 चीज़ और बता दो कि इस बीच में जैसे 1-2 शॉर्ट नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एफोरिज्म नंबर 46 को याद करोगे, एफोरिज्म नंबर 46 में एक्सेसरी मैज़म है शॉर्ट नोट, फिक्स्ड मैज़म है शॉर्ट नोट। और 69 का फुट नोट देखोगे, डायनामिक न्यूट्रलाइजेशन, उस जगह में ये दिया हुआ है, ठीक है। और देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे 50 एफोरिज्म में है हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, क्या चीज़ है वो हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, ऐसे पूछा जाता है। और एफोरिज्म में आगे लिया जाए तो
यू कैन गो फॉर 33 का एक फुट नोट है जहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस के बारे में थोड़ा दिया है, बेलाडोना फॉर स्कारलेट फीवर, सेम इन 73 स्कारलेट फीवर में बेलाडोना, परप्यूरम मिलियरिस में एकोनाइट ऐसे यूज़ किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर द मेन थिंग्स। आई एम नाउ कमिंग टू द 71 है ना, 3 पॉइंट नेसेसरी फॉर क्योर। तो इसमें मेडिसिन के बारे में फिजिशियन को जानना जरूरी है, सॉरी सबसे पहले डिजीज़ के बारे में फिजिशियन को जानना जरूरी है, फिर मेडिसिन के बारे में फिजिशियन को जानना जरूरी है और कैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है इसके बारे में, उसको हम मेडिसिन भी कह सकते हैं, और कैसे इसको एम्प्लॉय करें थर्ड पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इन एफोर्ड नंबर 71। So this aphorism is important for you, okay? अच्छा एक चीज़ और है, next coming to the next point, that is we can go for now 2 big topics. One is from aphorism number 72 to 82, that is the classification of disease, okay? और उसके बाद जो है कि aphorism number 83 से लेके 104 तक, that is the case taking. So these are the topics which you are getting from aphorism number 1 to aphorism number 104. ये वीडियो अगर आप बहुत अच्छे से सुनोगे और अगर रुक रुक के भी सुनोगे तो आप इसको पूरा नोट कर लेना, जो जो टॉपिक मैंने बताया। तो इस एफोरिज्म के अंदर से जो टॉपिक मैंने बताया, इसके बाहर कोई टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, रिगार्डिंग दिस, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड केस टेकिंग है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो चीज़ आप अपना जो है ना, उसके लिए अलग वीडियो बना देता हूँ, तो उससे आप देख लेना, तो उसको आपको फ़ायदा मिल जाएगा उस जगह से। ओके, नाउ कमिंग टू द फिलोसफीज है, लंबा होने तो कोई वीडियो लंबा होने तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चीज़ पसंद है आप उस जगह से देख लेना है। मेरा फ़र्ज है ये सारी चीज़ आपको बताना, आधा अधूरा तो छोड़ नहीं सकते ना, तो इसलिए तो एफोरिज्म नंबर तो हो गया, तो 1 से लेके 104 तक जो जो टॉपिक बताया। अब देखते हैं कि फिलोसफी में जो है ना, केंट का फिलोसफी में आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 1 to 17, ओके। तो 1 to 17 का जो चैप्टर है, इसमें आपका जो भी चैप्टर्स इन टोटल है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको मैं टिक करा देता हूँ आपको, उसको आप देख लो, चाहे किताब लेके उसको टिक करो। वो है कि पहले तो द सिक है, हालांकि इम्पोर्टेंट देखो, इम्पोर्टेंट सभी है, मेरे कोई भी जो ऑर्गेनन टीचर है या कोई भी बंदा जो होम्योपैथी से रिलेटेड है, इनसे मेरा ये अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो का कोई आप गलत मीनिंग ना निकाले। ये चीज़ सिर्फ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एक अलग टाइप का वीडियो है, जो कि एक एग्ज़ाम के टाइम में जो आपको हेल्पफुल रहेगा। इस हिसाब से पढ़ने में कोई मना नहीं है, आप हर कोई वर्ड को एक एक बार डिटेल्स में पढ़ लो, ओके। बट वी आर गोइंग टू हैविंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। कौन सा है ये? इसमें आप देखो कि द सिक लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम केंट्स फिलोसफी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट है। समथिंग मोर इम्पोर्टेंट इज द chapter number 8 on simple substance. This is a very important chapter, and after that very important chapter we can see ये भी important है, मेटेरियलिज्म इन मेडिसिन, ये भी important है। तो चैप्टर नंबर 17 तक है सेकेंड ईयर का। तो इसमें द साइंस एंड द आर्ट, ये भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो कि साइंस कहाँ पे है होम्योपैथी में, आर्ट कहाँ पे है, ओके। फिर एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट जो है, उसमें कुछ पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है जानना कि डॉक्टर केन ने किस तरीके से पेशेंट को एग्जामिन करने को बोला। तो एक तो ये है। अच्छा, उसके साथ नेक्स्ट जो है रिकॉर्ड कीपिंग भी इम्पोर्टेंट है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज आपके आता है द वैल्यू ऑफ सिम्टम्स, दैट इज द इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स, द वैल्यू ऑफ सिम्टम, 2 चैप्टर है। सो वी आर गेटिंग दैट कम से कम द सिक, सिंपल सब्सटेंस एंड इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम, ये 3 चैप्टर तो आपको आँख बंद करके पूरा तैयार करना चाहिए। और केन का फिलोसफी आपको पढ़ना चाहिए पूरा, ये दिस इज द बुक केन्स फिलोसफी, ये आपको पढ़ना चाहिए, ओके। नाउ कमिंग टू अदर जो दूसरे जो चैप्टर्स है,
वो चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ है ना, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू स्टुअर्ट क्लोज, ओके। तो स्टुअर्ट क्लोज का जो चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर आपके सिलेबस में है फॉर सेकेंड ईयर, मैं कह रहा हूँ है, थर्ड ईयर में लगभग सभी है। तो 4 चैप्टर में चैप्टर नंबर 8, 9, 11, 12, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जनरल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 9 क्योर एंड रिकवरी, इसको आप आइडिया कर लेना, हाँ वो हो जाएगा, ओके। 11 दैट इज सिम्टोमेटोलॉजी, इसमें जो है ना हर कोई सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम है, व्हाट इज जनरल सिम्टम, व्हाट इज पैथोग्नोमिक सिम्टम, व्हाट इज पैथोलॉजिकल सिम्टम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। सो दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, ये इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर नंबर 12 दैट इज द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो देखा जाए तो स्टुअर्ट क्लोज का ये 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत करके रखना पड़ेगा, ओके। नाउ कमिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट्स, डॉक्टर रॉबर्ट्स को जो चैप्टर है, देखो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9 जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ द टेम्परमेंट, चैप्टर नंबर 20। शुरू में ही क्यों टेम्परमेंट में चलेगा, कारण क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो टेम्परमेंट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वाइटल फोर्स के ऊपर 3 चैप्टर है, तो उसमें डॉक्टर एच रॉबर्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है ओवर देन द ओनली द वाइटल फोर्स, इन्होंने जो एनर्जी के बारे में कहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। है वाइटल एनर्जी एंड इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ये जो चैप्टर है दिस इज इम्पॉर्टेंट। ससेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस चैप्टर नंबर 18। और आपके लिए ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज योर द होम्योपैथी एंड द फंडामेंटल लॉज, चैप्टर नंबर 6, होम्योपैथी एंड द फंडामेंटल लॉज। जितने सारे लॉ होम्योपैथी में यूज होता है, ये सारे लॉज के बारे में जितने सारे प्रिंसिपल्स और लॉज आपको इस चैप्टर में मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। तो दिस इज़ द ओवरव्यू व्हाट वी कैन से। मैंने देखो और भी चैप्टर्स हैं मैंने, लेकिन रॉबर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 चैप्टर का ही नाम लिया, तो इसको आप गौर से थोड़ा देखिएगा। और इसके साथ जो है कि सिम्टोमेटोलॉजी, कॉजेशन एंड केस टेकिंग्स के बारे में, ये तो डिटेल्स हमको उसी यही चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको आ जाएगा। और इवेल्यूएशन एनालिसिस, थोड़ा मैथमेटिक डायग्नोसिस जो है, इसके लिए आपको म्याज़म का एक ओवरव्यू, एक आइडिया सेकेंड ईयर को रहना चाहिए, ताकि आप कम से कम म्याज़म का डायग्नोसिस कर पाओ। इसके लिए वैसे तो थ्योरी ऑफ क्रोनिडीज आपका नेक्स्ट ईयर का मतलब हायर सीनियर बैच में जब जाओगे तब आएगा सेकेंड ईयर, बट इस समय में थोड़ा बहुत आइडिया लेना आपके लिए ज़रूरी है, ओके। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम कैसे करें, ओके। सो दिस इज ऑल द सिलेबस। तो हम लोग का आउटलाइन इस तरीके से रहेगा। फाइनली कैसे करेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो देखो मैं शुरू में बोला कि ये जो 3 टॉपिक है, इस टॉपिक को रेफरेंस बुक से पढ़ना है। जितने सारे टॉपिक मैं छोटा छोटा करके बोला, इस टॉपिक को अगर देखा जाए 13-14 टॉपिक होगा, ये जो एफोरिज्म्स का जो मेन 50 मार्क्स है, तो ये जो है कि 14 to 15 टॉपिक्स हम लोग छोटा छोटा करके डिस्कस कर लेंगे, ये हो जाएगा। एंड जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने फिलोसफी से बताया, दैट इज़ वी आर ऑल्सो हियर गेटिंग लगभग 8 से 10 टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है ना, 3 और 3 6 और 4 10 ऐसे ऐसे टॉपिक है। सो ये सारे टॉपिक्स का हम छोटे छोटे ओवरव्यू रखेंगे, ठीक है। इसको आप मेरे लेक्चर को सुन लो और इसके बाद आप बुक खोल के, किताब खोल के उसको पढ़ लो एक बार, ठीक है। तो 2 चीज़ पढ़ना होगा, मेरा लेक्चर सुनना होगा एक, ठीक है। अब पढ़ना 2 चीज़ है, एक तो उस रिलेटेड जो एफोरिज्म है या वो रिलेटेड जो चैप्टर है, फिर तुरंत उसके साथ साथ ही आप उसका रेफरेंस बुक पढ़ लो, चाहे आप कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करती हो, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल्स में लेना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, या मतलब यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके। व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर लो कि कौन सा बुक कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ओके। सो दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इस लेक्चर में आपको क्या क्या मिला ये मैं बता दूं। आपको पूरा ओवरव्यू मिला, कैसे पढ़ना है, अगले 10-15 दिन में कैसे तैयार करना है, इसका आउटलाइन मिला।
और हर कोई टॉपिक का एफोर्डिज्म आपको मिला। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके सिलेबस के अंदर सेकेंड BHMS आपके सिलेबस के अंदर कौन सा टॉपिक में कौन सा एफोर्डिज्म है, आप मेरा ये वीडियो को एक बार सुन लो, आगे चलते जाओ, स्किप करते जाओ, कुछ भी करो, ओके, तो आपको कम से कम हर चीज़ का एफोर्डिज्म का नंबर इस जगह से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद जो है हम लोग शुरू करते हैं कि टॉपिक वाइज, ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक ओवरव्यू जैसे रखेंगे ऐसे आप करते चलो। ओके, थैंक यू सो मच, लेट अस स्टार्ट द स्टडी।